क्योंकि मुझे शहजाद गयास से ये उम्मीद नहीं थी। आप अनवर मकसूद लिखकर विकिपीडिया पर ही चेक कर लेते तो आपको पता चल जाता कि उन्होंने 70 सालों में 14 अगस्त सीरीज के अलावा क्या क्या और किया है। 54 बरस मैंने आप लोगों के लिए लिखा। मशहूर मुसन्निफ, अदीब, मज़ा निगार अनवर मकसूद अदील अफजल कहते हैं। अनवर साहब जो है ना, अनवर मकसूद अलमारूफ साहब जो हैं, सिर्फ आप लोगों के लिए। अनवर साहब हर साल ड्रामा करते हैं जिसको बहुत, वैसे तो ड्रामे रोज ही करते हैं। मैंने कहा जी हाँ। ये 70 साल में अनवर साहब 14 अगस्त से आगे नहीं जा सके। ये मैं कभी बाद में सुनाऊंगा। 5 अगस्त 2023 शहजाद गयास ने अपनी पॉडकास्ट सीरीज दी पाकिस्तान एक्सपीरियंस में अदील अफजल नामी शख्स का इंटरव्यू किया, जिसने अपने हिसाब से अनवर मकसूद साहब के 59 साल कैरियर का एक ही बैठक में तिया पांचा कर दिया। आज ये वीडियो बनाते हुए मेरा दिल उदास भी है, मैं गुस्से में भी हूं और नाउम्मीद भी, क्योंकि मुझे शहजाद गयास से ये उम्मीद नहीं थी। मैं ना सिर्फ उन्हें सोशल मीडिया पर फॉलो करता रहा हूं, बल्कि एक सीनियर स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर मैं इसलिए भी उनकी इज्जत करता रहा क्योंकि मैं भी इसी कबीले का एक मामूली सा तालिब इल्म हूं। शहजाद पर बात करने और उनसे नाउमीदी की वजह बताने से पहले मैं उनके मेहमान अदील अफजल साहब पर बात करूंगा, जिनके बारे में दरअसल ये वीडियो है। तारुफ आरुफ बाद में, पहले सोचिए कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी अनवर मकसूद साहब पर तनकीद करे तो वो यकीनन कोई गैर मामूली आदमी होगा, अदब शनास और लिटरेट आदमी होगा। शोएब मंसूर साहब की डायरेक्शन में बनने वाले मशहूर जमाना 50-50 के दर्जनों खाके तारीख साज मज़ाहिया टेलीविजन सीरीज आंगन टेढ़ा, शोशा, शो टाइम, स्टूडियो 2.5, स्टूडियो 3.25, 4:20, सितारा और मेहरुन्निसा और नादान नादिया जैसे मशहूर खेलों के कंटेंट राइटर को मुस्तरद कर दे तो यकीनन वो बहुत पाए का अफलातूनी उर्दू दान होगा। अनवर मकसूद साहब के कलम से निकले 14 अगस्त सीरीज के सारे स्टेज ड्रामों को उठाकर रद्दी की टोकरी में डाल दे तो उससे बड़ा जिंदा स्टेज लिखारी भला पाकिस्तान में कौन होगा। और फिर अनवर साहब के मुइन अख्तर मरहूम के साथ किए दी फेमस लूज स्टॉक के खाकों को भी कहकर हवा में उड़ा दे तो उर्दू सटायर की तारीख में उससे बड़ा लिखारी और लेजेंड और कौन होगा। लेकिन दुख इस बात का है कि शहजाद गयास के खासुल खास मेहमान अदील अफजल साहब, जिन्हें मेजबान ने मशहूर मुसन्निफ व अदीब, मिजाह निगार, उर्दू अदब का जाना पहचाना नाम, एक्टर, फिलोसफर, थिंकर और राइटर कह के मुखातिब किया, के पास इनमें से कोई भी ऐसा एजाज नहीं जिसे उनके काम को लेकर कोई बाकायदा सनद हासिल हो। उनके पास क्या है ये आपको अगले चंद मिनट में पता चल जाएगा, लेकिन पहले देखिए कि वो अनवर साहब के बारे में क्या फरमा रहे हैं और उस पर मेजबान शहजाद गयास साहब का क्या रिस्पॉन्स है। कुछ लोगों को तो अल्लाह की तरफ से मार पड़ रही है एक एक करके। अनवर साहब जो है ना, अनवर मकसूद अलमारूफ साहब जो हैं, मैंने उनका सारा ही कंटेंट देखा है। मुझे उनके कंटेंट से उस तरीके का इतना मसला नहीं। एक मिनट पॉज करें। यानी अदील अफजल साहब ने सारा कंटेंट देखा है अनवर साहब का, कुछ भी नहीं छोड़ा। और जिस तरह वो कह रहे हैं कि उन्हें इससे कोई मसला नहीं है, तो महसूस ये हो रहा है कि उन्हें शायद जिम्मेदारी दी गई थी कि भैया चेक करके बताएं कि अनवर मकसूद साहब ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। उनका अनवर साहब के ह्यूमर को खुदा न खास्ता एंजॉय करने का कोई इरादा नहीं था। आगे चलते हैं। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आपके मुल्क में एक इंटेलेक्चुअल जो है ना, उसकी सोच एक आम आदमी से कम से कम ऊपर होगी। मेरे ख्याल में यही सबसे बड़ा फर्क है एक अच्छे और एक आम दर्जे के लिखारी का, कि मीडियोकर कंटेंट राइटर लिखते हुए इंटेलेक्चुअल्स और किसी खास क्लास को जहन में रखते हुए लिखता है। उसका टारगेट हर कोई नहीं होता और ऐसी राइटिंग्स आपको आज के दौर के टीवी के हर दूसरे ड्रामे में नजर आ जाएंगी जो 2 हफ्ते से ज्यादा किसी को याद ही नहीं रहते। अदील अफजल साहब को जाकर कोई ये बताए कि आम बोलचाल, आम अल्फाज, आम आदमी की बात, आम आदमी की गुफ्तगू और ऐसी कहानियां जैसे माशरे का हर शख्स आसानी से एब्जॉर्ब कर ले, ऐसा कंटेंट लिखने वाला जरूरी नहीं कि उन्हीं जैसा कोई आम आदमी हो। आगे चलते हैं। अनवर साहब हर साल ड्रामा करते हैं जिसको बहुत, वैसे तो ड्रामे रोज ही करते हैं, लेकिन हर साल उनका एक ड्रामा आता है जो बड़ा चलता है और उसकी जियो पे इधर उधर 14.25 अगस्त, 14.5 अगस्त, 14.25 अगस्त। यार 70 साल में अनवर साहब 14 अगस्त से आगे नहीं जा सके। पॉज। चलिए अदील साहब, आपने ये तो माना कि अनवर साहब 70 साल से काम कर रहे हैं। वो अलग बात है कि ना तो आपने उनकी वो तहरीरें पढ़ने की जहमत की जो स्क्रीन पर नमूदार नहीं हुई, और ना आपने उनके बारे में छपने वाली किताब उलझे सुलझे अनवर या दीगर मजामीन जो उनके ह्यूमर से मुतालिक
मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर तफसील से मौजूद हैं, उन्हें देखना गवारा किया। इसे भी छोड़िए, आप अनवर मकसूद लिखकर विकिपीडिया पर ही चेक कर लेते तो आपको पता चल जाता कि उन्होंने 70 सालों में 14 अगस्त सीरीज के अलावा क्या क्या और किया है। और हां, मैं आगे चलकर इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि अनवर मकसूद को मुस्तरद कर देने वाले अदील अफजल साहब ने खुद अपनी फनी जिंदगी में क्या क्या किया है। यार 70 साल में अनवर साहब 14 अगस्त से आगे नहीं जा सके। अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के मुंह से निकलने वाले इस जुमले के फौरी बाद मेजबान शहजाद गयास साहब एक हंसी हंसते हैं। देखिए वो ये हंसी कैसे हंसे। अगस्त से आगे नहीं जा सके। जी जनाब, हम आते हैं शहजाद गयास साहब पर भी, लेकिन वो अदील साहब का जरा जुमला दोबारा चलाना, ड्रामे वाला। अनवर साहब हर साल ड्रामा करते हैं जिसको बहुत, वैसे तो ड्रामे रोज ही करते हैं, लेकिन हर साल उनका एक ड्रामा आता है जो बड़ा चलता है और उसकी जियो पे इधर उधर। अनवर मकसूद साहब रोजाना ड्रामे करते हैं। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो वहां हमारे एक टीचर थे जिन्हें हर बच्चा फारिग लगता था। वो हर वक्त क्लास में बच्चों को डांटते डपटते रहते थे और अपना जमाना याद करके ये साबित करने की कोशिश करते थे कि शायद इल्म और इल्म वाले उसी जमाने में हुआ करते थे। नया जमाना गधों का जमाना है जिनकी हर वक्त और हर बात पर बेइज्जती की जा सकती है क्योंकि उन्हें आता जाता कुछ नहीं है, वो बस ड्रामे करते हैं। अदील अफजल साहब का अनवर मकसूद साहब के लिए वो रोज रोज ड्रामे करते हैं कहना भी उसी माइंडसेट की अक्कासी करता है। अदील भाई, अगर आपको किसी दानिश्वर की पहचान नहीं आती या आप करना नहीं चाहते तो कम से कम आप इस तरह का जुमला अपने मुंह से निकालने से पहले उम्र और बुजुर्गी का लिहाज कर सकते थे, जो आपने नहीं किया। खैर आगे चलते हैं। और जोक्स के आपने अगर देखा हो सियाचिन में भी, गांधी जी के शलवार में कुछ कुछ होता है, ये लाइंस हैं उनके प्ले की, और हम कहते हैं बहुत बड़े हमारे कॉमेडी राइटर हैं। ये 6 साल 8 साल के बच्चे स्कूल में इस तरह के जोक्स लिखते हैं यार। और वो पॉज, ये जुमला उठाया है शहजाद गयास साहब ने और अपने हिसाब से यहीं पर उन्होंने अनवर मकसूद साहब की सारी जिंदगी का निचोड़ निकालकर उनका सारा काम लपेट दिया। यह है शहजाद गयास जैसे लोगों की हकीकत, जिनके क्रेडिट पर अदील अफजल जैसे हल्के लोगों के मुतनाज़े इंटरव्यूज और गलीज किस्म के 18+ स्टैंड अप कॉमेडी शोज के अलावा कुछ भी नहीं है, जिसमें वो इंसान के प्राइवेट पार्ट्स और उनके इस्तेमाल के तरीकों का जिक्र करके उन लोगों को हंसाते हैं जो उनके नजदीक इंटेलेक्चुअल्स हैं। प्ले करें। मैं फिर वही कहूंगा ना कि आप, इसका मतलब है कि आपने तो खुद हिजरत की है अनवर साहब, आप हिजरत करके आए हैं ना, फिर आपको ही नहीं पता कि हिजरत क्या थी। आपने फिर शायद पार्टीशन देखी नहीं है, आपने फिर समझी नहीं, आपने उस दौर को समझा ही नहीं। आपको हिजरत के माने नहीं पता। हेंस प्रूव्ड, केस डिसमिस्ड, हैंग टिल डेथ, डिसीजन बाय चीफ जस्टिस ऑफ उर्दू लिटरेचर एंड सैटिरिकल कंटेंट ऑनरेबल अदील अफजल साहब मद्दज़ल्लाहुमा। खैर, इसके जवाब में इंटरनेट पर एक बड़ा दिलचस्प वाकया मिला। अनवर मकसूद साहब लिखते हैं कि जब प्रोग्राम नीलाम घर शुरू हुआ तो उस वक्त तारिक अजीज ने मुझे वहां बुलाया और सवाल किया कि आपके खानदान के लोगों के बाल सफेद क्यों हैं। तो मैंने जवाब दिया कि जब हम पाकिस्तान आए थे तो हमारे सामने 2 रास्ते थे, एक वो जिससे खून सफेद होता है और एक वो जिस पर चलकर बाल, तो हमने बाल सफेद होने वाले रास्ते को तरजीह दी। शहजाद गयास साहब की तो यकीनन ये बात सर पर से गुजर जाएगी, लेकिन अगर अदील अफजल साहब आपके समझ में आ जाए तो कम से कम दिल में तौबा कर लीजिएगा, क्योंकि सबके सामने करने जोगे आप हैं नहीं। आगे चलिए। इसके अलावा आज तक अनवर साहब ने क्या क्या प्रेजेंट किया है मुझे बताएं। 14.25 अगस्त का एक और वर्जन तो लाके दिखाएं, एक और ड्रामा बना के दिखाएं। तो ये चिड़ी महार साहब अब इस पोजीशन में आ गए कि अनवर साहब को खुद को प्रूव करने के लिए इनका चैलेंज कबूल करना होगा, वरना तो सर ठीक है ना, अदील अफजल साहब का चैलेंज नहीं मानेंगे, 14.25 अगस्त का दूसरा वर्जन नहीं लिखेंगे, तो जाहिर है फिर आपको आता क्या है, आपने किया क्या है। लेकिन देखें मैंने, अदील अफजल ने क्या किया है, बल्कि क्या क्या किया है। ड्रामा परीजाद में अदील अफजल साहब ने अहमद नासास का किरदार अदा किया जो छते फाड़ कर निकल गया। मजीद ये कि अदील अफजल साहब मैंगो बास के लिए भी कंटेंट लिखते रहे और उनकी यूट्यूब पर मौजूद बास वीडियोस के कंटेंट पर इनाम देने सुंदर पिचाई साहब ने शायद खुद उनसे राब्ता किया होगा। आखिरी स्टेशन नामी टीवी सीरीज और जिंदगी तमाशा नामी फिल्म में सरमत खूसट साहब ने उन्हें काम का मौका दिया, जिसके बाद अपने वालिद इरफान खूसट के बरक्स सरमत के नाकाम कैरियर की वजह भी मुझे समझ में आ गई। IMDb पर जाकर देखें तो कमली, सर्कस ऑफ लाइफ और गिद्ध 2019 से 2022 तक 3 सालों में यह कुल जमा पूंजी है अदील अफजल साहब की, और यह बात कर रहे हैं अनवर मकसूद के 59 सालों पर मुश्तमिल राइटिंग कैरियर की। मतलब उन्हें शर्म भी नहीं आती।
ان سے متعلق کچھ بلاگ بھی میری نظر سے گزرے جن میں سے زیادہ تر میں یہ مختلف انٹرویوز کے دوران کم اور نہ ملنے والے معاوضوں کا رونا روتے نظر آئے۔ ہر دوسری بیٹھک میں بتاتے ہیں کہ لوگوں نے ان کے بزنس کانٹیکٹس میں دھوکے بازی کی جن کی وجہ سے شاید ان کا وہ کیریئر خراب ہو گیا جو ابھی شروع ہی نہیں ہوا تھا۔ میں تو حیران ہوں کہ انہیں NCA لاہور میں داخلہ کس نے دے دیا، کیونکہ کوئی بعید نہیں کہ آج انہوں نے انور مقصود صاحب کے کام کو مسترد کر دیا تو کل فیض اور جوش صاحب کی شاعری کبھی شہزاد غیاث کے پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کر ڈائسیکشن کر دیں۔ آپ کو پتا ہے کہ انور مقصود صاحب پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے لانگ پلے مہمان کے ہیرو تھے جو سن 1968 میں نشر ہوا، لیکن انہوں نے پھر اپنی بڑی بہن فاطمہ سریا بجیا کی نگرانی میں باقاعدہ ایک شاگرد کی حیثیت سے لکھنا شروع کر دیا اور پھر اتنا کہہ کر اداکاری چھوڑ دی کہ ان کے خیال میں جو لکھتا ہو اسے اداکاری نہیں کرنی چاہیے۔ ان کے گھر جائیں تو وہاں رکھے پودے اور خود انور صاحب کے ہاتھ سے بنی درجنوں پینٹنگز آپ کو بتائیں گی کہ تہذیب اور ادب کسے کہتے ہیں۔ بائی دی وے انور مقصود 1958 سے پینٹ کر رہے ہیں اور جنہیں رنگوں کی پہچان ہے وہ انہیں ایک مستند مصور مانتے ہیں۔ انور مقصود صاحب نے جس گھرانے اور ماحول میں تربیت پائی وہ ایک غیر معمولی ماحول تھا۔ ان کے 9 بہن بھائیوں میں سے ہر ایک نے اپنی فیلڈ میں نہ صرف مہارت حاصل کی بلکہ اعزازات بھی۔ سب سے بڑی بہن فاطمہ سریا بجیا ادبی دنیا کی معروف شخصیت جو اردو ناول اور ڈرامہ نگاری میں اپنی ایک الگ شناخت رکھتی ہیں۔ انہیں جو درجنوں ایوارڈز ملے ان میں جاپان کا اعلیٰ ترین سول اعزاز بھی شامل ہے۔ دوسرے نمبر کی بہن سغرا کاظمی پاکستان میں فیشن انڈسٹری کا ایک بڑا نام ہے۔ ان کی بہو بنٹو کاظمی برائیڈل ڈریسز کی ماہر ڈیزائنر مانی جاتی ہیں۔ تیسری بہن مرحومہ سارا نقوی صاحبہ معروف براڈ کاسٹر اور مصنفہ تھیں، وائس آف امریکہ BBC اردو سروس سے طویل عرصے تک وابستہ رہیں اور آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے لیے ڈکشنریز تیار کی جو لاکھوں اسکول کے بچوں کے کام آتی ہیں اور آتی رہیں گی۔ چوتھے نمبر پر محترمہ زہرا نگاہ۔ سنا ہے جنگلوں میں بھی کوئی دستور ہوتا ہے، یہ اور اس جیسی کئی شہرۂ آفاق نظمیں زہرا نگاہ کے قلم کی عطا ہے۔ زہرا نگاہ کا شمار پاکستان اور ہندوستان کی پائی کی خواتین شعراء میں کیا جاتا ہے۔ فاطمہ اسما سراج مرحوم انور مقصود کی 5ویں نمبر کی بہن، آپ کے بیٹے احمد ہارون طب کی دنیا کا ایک معتبر نام ہے۔ 5 بہنوں کے بعد بڑے بھائی احمد مقصود حمیدی صاحب معروف بیوروکریٹ اور سندھ کے چیف سیکرٹری رہے۔ ان کے بعد نمبر آتا ہے انور مقصود کا۔ انور صاحب کی تو خیر بات ہو ہی رہی ہے۔ ان کے بعد عمر مقصود صاحب ایک بڑی انشورنس کمپنی میں اہم پوزیشن پر فائز ہیں۔ پھر ہم سب کی جانی پہچانی ہر دل عزیز زبیدہ آپا مرحوم، جنہوں نے ایک عرصے تک کھانے پکانے کے پروگرامز اور گھریلو ٹوٹکے سمجھا کر آدھے پاکستان کی خواتین کے دل میں گھر کیے رکھا۔ 10ویں نمبر پر سب سے چھوٹے عامر مقصود صاحب جو ملبوسات کے کاروبار سے وابستہ ہیں، خوش رہتے ہیں اور خوش رکھتے ہیں۔ لیکن عدیل افضل اور شہزاد غیاث جیسے لوگ یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ایک علمی گھرانہ کیا ہوتا ہے، اس میں حاصل کی جانے والی تربیت آپ کو کیا کچھ سکھاتی ہے اور آپ کس طرح سے اپنے ملک اور لوگوں کے لیے سچ بات کر سکتے ہیں۔ ریاست مخالف بیانیے اور غیر ریاستی عناصر کے خلاف لکھے جانے والے بیانیے میں تمیز کر سکتے ہیں۔ رہی بات فقروں اور جملوں کی تو تھیٹر کے لیے لکھنے والے زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ سٹیج ہیومر میں اچھے برے سب جملے آ جاتے ہیں۔ ٹکٹس خرید کر آنے والے ہر طبقے کے شخص کو ذہن میں رکھتے ہوئے لائنز لکھی جاتی ہیں۔ فلم اور ٹی وی کی نسبت سٹیج ڈرامے کی اولین ترجیح تھیٹر میں موجود ناظرین کو تفریح مہیا کرنا ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ شمالی کوریا کے شہریوں کی طرح ایک ایک حرف خوف کے سائے میں لکھیں۔ ہر وقت یہ ڈر ستاتا رہے کہ اگر ڈکٹیٹر سے بچ گئے تو عدیل افضل اور شہزاد غیاث صاحب جیسے لوگ گردن اتار دیں۔ انٹرنیٹ کا دور ہے سر، اپنے کام پہ دھیان دیں، اور جنہوں نے کام کیا ہے سستی اور ٹیمپریری شہرت 8-10 لاکھ ویوز اور مخصوص طبقے کی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے خود کو اتنا مت گرائیں۔ امید ہے آپ عدیل افضل صاحب اور آپ کا تعارف مشہور مصنف اور ادیب کہہ کر کرانے والے شہزاد غیاث اس بے ادبی پر کم از کم انور مقصود صاحب سے معافی ضرور مانگیں۔